अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागु लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबास, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब आज का दिन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि जनाब आज जो है वो हज के जो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो शुरू होने जा रही हैं, तो ज़रूर आज आपने दुआ करनी है अपने लिए भी और हम सब के लिए भी। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो जनाब इंसान के ना सबसे बड़े रोल मॉडल्स उसके माँ बाप होते हैं। हम बड़े होकर अपने वालिदैन जैसे ज़रूर बनना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ ना इंसान और भी बहुत से लोगों से सीखता है। ना सिर्फ शऊरी तौर पर सीखता है बल्कि लाशऊरी तौर पर भी बहुत से किरदार हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाते हैं। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे क्लासमेट्स हो सकते हैं, हमारे हमसाए हो सकते हैं। ये सब हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी के हवाले से सिखाते ज़रूर है और हमारी शख्सियत में उनकी खूबियाँ या फिर ख़ामियाँ ज़रूर पाई जाती हैं। लेकिन इस सब से बढ़कर चंद बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और लोगों की एक और कैटेगरी भी होती है जो हमारी ज़िंदगियों को बड़े लेवल पर मुतासर करती है, और वो कैटेगरी हमारे रोल मॉडल्स की होती है। वो लोग जिन्हें हम खुद आइडियलाइज या फिर फेंटिसाइज कर रहे होते हैं, जिनको हम खुद चुनते हैं। फिर चाहे वो लोग किसी भी कैटेगरी से हैं, हम उनसे मुतासर ज़रूर होते हैं। जिस तरह हम सब में से बहुत से लोग जो फिल्म्स के किरदार होते हैं उनको फेंटिसाइज करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे एक वक्त था कि जब पाकिस्तानी दिलीप कुमार जैसा बनना चाहते थे, इसी तरह आज के दौर में भी आपका कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल ज़रूर होगा। बात करने का मेरा मकसद ये है कि आपको बता सकूं कि इन रोल मॉडल्स को हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है, इसलिए हम उनके मामले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर हमें उन्हें इंतखाब करना चाहिए। ना सिर्फ उन शख्सियात के इंतखाब का बल्कि उनकी खूबियों और ख़ामियों को भी अच्छे से परखना चाहिए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो या फिर कंटेंट देख रहे हैं, उससे पहले बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आया कि इस शख्सियत की ये चीज़ें मेरे लिए है या नहीं है। सिर्फ इस बात से कि आपकी पसंदीदा शख्सियत एक काम कर रही है, लाजमी नहीं है कि आपको भी वो काम करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से समझदार लोग उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, उनके अखलाक और बाकी खूबियों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, मगर फिर भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हम लाशऊरी तौर पर करते हैं। रोल मॉडल्स जो है ना, एक थ्योरी ये हमें ये बताती है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम इन शख्सियात के सहर में होते हैं, उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी में होते हैं और उनकी खामियां देख ही नहीं पाते। यही वजह है कि इस मामले में एहतियात ज़रूरी है। अब एहतियात करने का भी एक तरीक़ाकार होता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हम उल्टे तरीके से करें। अब हमने ये देखना है कि कभी भी कोई फ़िल्म या ड्रामा देखकर इसका किरदार बनने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करना है, क्योंकि वो लिखे गए होते हैं, वो हकीकत नहीं होते हैं। मीडिया या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो दिखाया जाता है ना, वो हकीकत नहीं होता, बल्कि उन मशहूर किरदारों का महज एक पहलू होता है जो हमारे सामने रखा जाता है। उनकी हकीकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर पर्दा डाल दिया जाता है। दूसरी बात ये कि अपने रोल मॉडल्स का इंतखाब उनकी मेहनत, अखलाकी इक़दार और ख़ूबियों के बना पर करें, ना कि सिर्फ उनकी शोहरत या फिर उनकी ज़ाहरी चमक दमक की वजह से, ताकि आप में भी वो खूबियाँ आ सकें। फिर ये भी कि उनकी कामयाबियों और नाकामियाँ दोनों को देखें, ये देखें कि उन्होंने अपने चैलेंजेस का सामना कैसे किया है, उन उसूलों को समझे जिन पर कायम रहते हुए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और कामयाब हुए। फिर उसमें हम अमूमन जो सब बड़ी गलतियां करते हैं वो ये है कि हम रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं, अपनी शख्सी पहचान ही भूल जाते हैं। याद रखें कि इसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। एक मशहूर कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके नक्श कदम पर चलते हुए अपनी इनफरादियत, अपनी शख्सियत, असल पहचान कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। फिर ये भी कि अपना और अपने रोल मॉडल का मुवाजना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात
مختلف ہوتے ہیں. آپ کے مختلف ہیں, میرے مختلف ہیں, یہاں پہ اور لوگ بیٹھے ہوئے ان کے مختلف ہیں. آپ نے اپنی محنت کرنی ہوتی ہے, اپنی قابلیت پر منحصر ہوتا ہے, نہ کہ کسی اور کو ڈٹو کاپی کر کے آپ نے کامیابی حاصل کی ہے. آپ کے چیلنجز اور ہیں, آپ کے سامنے کھڑے شخص کے چیلنجز اور تھے. آپ اس عمل میں صرف ان اصولوں کو اور ان اخلاقی ضابطوں کو اپنائیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. باقی چیزیں آپ کے لیے غیر موضوع ہیں. اس طرح آپ چلیں گے نا تو دیکھیے گا کہ ہم اندھی تقلید سے بچ سکیں گے اور صرف انہی چیزوں میں دوسروں سے متاثر ہوں گے جن پر ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ آپ نے اپنا کام جو ہے نا بڑی خوش اسلوبی سے کرنا ہے, تبھی جا کے ہم باقی چیزیں اوتھینٹسٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اوتھینٹک ہوتے ہیں نا تو آپ زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کامیابی کی جو راہ ہے اس کو کہہ لے کہ ہموار کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ نیچرل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو گرو کرنا ہے, اپنی گروتھ کے والے سے کام کرنا ہے. جو آپ کو خوبیاں کسی میں نظر آ رہی ہیں آپ نے وہ آپٹ کرنی ہے, نہ کہ اپنی پوری شخصیت جو ہے نا اس کو تبدیل کر لینا ہے. تو یہ آج کا ہمارا پیغام تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے, خود کو کس طرح آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. کامیابی کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب مزید بھی ہم اسی والے سے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کو کامیاب ہونے کے لیے مختلف چیزیں اپنانی چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بیک اپ میں جو اتنے لوگ ہیں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو بیک اپ کر رہے ہیں, آپ کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی تو آپ نے کچھ کرنا ہے. اپنے میدان میں اتر کے صرف ایسے ہی ہو کر چل پھل کر واپس نہیں آ جانا. میں بات کر رہی ہوں جناب ہماری پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کہ جس طرح T20 سے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں, ہماری جو ٹیم ہے وہ آگے نہیں کھیل پائے گی. انفارچونیٹلی ورلڈ کپ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے. اور ابھی سنڈے گزرا تھا, اس پہ پاکستان اور آئرلینڈ کی جو ٹیم تھی وہ مد مقابل ہوئی. آئرلینڈ کو ہم نے شکست دے دی, لیکن اس سے پہلے جو ہم نے کیا ہے وہ کیا صورتحال تھی. اور سب سے بڑھ کر جو ہم نے انڈیا کے ساتھ جب ہم شکست میں تھے اور شکست کھائی ہے, اتنی بری شکست کھائی ہے ہم نے کہ جس کا کوئی حال نہیں ہے. اور اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کہاں پر ہم نے غلطیاں کی ہیں, کس طرح کی پرفارمنس ہماری ہونی چاہیے تھی, کیا ڈیسیجنز ہمیں لینے چاہیے تھے اور جس پہ ہم نے غلطیاں کر کے یہ ہم ورلڈ کپ سے اب باہر نکل چکے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اسپورٹس تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ کاشف بٹ صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کاشف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن. کاشف صاحب ورلڈ کپ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے, ایسے ہی ہے, یہی کہہ سکتے ہیں پھر؟ بالکل, آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے جی ہاتھ سے نکل گیا. ہاتھ سے نکل گیا. کس کی غلطیاں ہیں, کیا بلکہ کس کی غلطی نہیں, کیا غلطی کی ہے ہم نے کہ جس کی وجہ سے ہم اس نہج تک پہنچے ہیں اور ورلڈ کپ ہم نے آرام سے ایزیلی ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا. سب سے پہلی بات تھی کہ جب میرٹ پہ کام نہیں ہوئے گا ایسی چیزیں سامنے آئیں گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑے گی. اچھا. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے پاکستان کو جو کرکٹ کو ڈوباتی جا رہی ہے وہ نیپوٹزم اینڈ فیوریزم. اوکے. جب تک یہ چاچے بھتیجے مامے داماد یہ کرکٹ ٹیم کا جب آؤٹ آف دی وے حصہ بننا شروع ہو جائیں گے. اس دفعہ تو بھتیجا تھا بھی نہیں. نہیں اب بھتیجا نہیں, اب تو داماد شروع ہو گئے. ایک اور رشتہ بھی آ رہا ہے, وہ یہاں پہ نیوز بریک نہیں میں کر سکتا کیونکہ حالات کافی ٹائٹ ہو گئے. آپ ہر دفعہ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیوز بریک کر کے جاتے ہیں. شاہین شاہ وہ شاہد افریدی کے داماد ہیں, سکلین کے داماد شاداب ہیں, اعظم خان بیٹے ہیں معین خان کے, اور ہر 3 فارمیٹ ٹیسٹ T20 ون ڈے ہر جگہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی اپنی, جس کی وجہ سے جب آپ سے ہلکا پلیئر باہر انڈر گراؤنڈ میں ہوئے گا اور آپ اچھے پلیئر باہر بیٹھے ہوں گے نا, اندر والا کبھی پرفارم نہیں کر سکے گا سائیکولوجیکلی. یار میرے سے تگڑا پلیئر اچھا پلیئر باہر بیٹھا ہے, میں سفارش پہ اور اسپیشل فیور پہ گراؤنڈ میں ہوں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. کتنی شرم کی بات ہے, یو ڈونٹ لک لائک اے کرکٹر. ابھی ایک پرائیویٹ چینل پہ میں یہ ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن کر رہا ہوں تو میں بار بار وہاں پہ کہتا ہوں کہ اعظم خان کو میں ہیٹر کہتا ہوں, ہی از ناٹ اے بیٹسمین. اگر اس کو بیٹسمین کہوں گا تو ینگسٹر ہے انڈر 14 سے لے کے انڈر 17 19 والے, ان کا فیوچر سٹار یہ ہے, وہ اس کو ایک رول ماڈل کریں گے. 120 kg کا جو اگر پاکستان کے وکٹ کیپر ہوتے تھے راشد لطیف, اب پاکستان کے وکٹ کیپر سلیم یوسف, پاکستان کے وکٹ کیپر امتیاز احمد,
اگر پاکستان وکٹ کیپر فرسٹ چوائس 120 کلو کا ہے تو پھر کوئی وکٹ کیپر نہیں بنے گا. ورلڈ کپ تو چلا گیا لیکن ہم نے اس سے حاصل کیا کیا؟ کھویا کیا؟ کھویا ہی کھویا. حاصل یہ کیا کہ پاکستان فیوچر جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ ملے گا. اعظم خان جیسا وکٹ کی ہماری فرسٹ چوائس ہے. اور پیسی مذاق کی بات ہے کہ ٹیسٹ ٹیم میں 2 وکٹ کیپر ٹریول کرتے ہیں جب لمبا ٹور ہو, 5 ٹیسٹ کی سیریز ہو, ہوم یا اوے. T20 ورلڈ کپ میں 3 وکٹ کیپرز ٹریول کر رہے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں. اور دوسری یہاں پہ میں اس پلیٹ فارم کے پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس کا فائدہ لیتے ہوئے کہ جو اب بڑی باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ ہمارے 1990 کی دہائی کے جو پلیئرز ہیں نا, جو مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کامنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ کسی چیز کے مینٹور ہیں, چیز فرنچائز نہیں کہوں گا, چیز اپنی مرضی کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیم جب اناؤنس ہوتی ہے تب نہیں بولتے, جب پاکستان برا پرفارم کر وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کب برا کرے, اپنا منجن بیچیں اور دیار غیر میں جا کے غیر ملکی چینلز پہ بولتے ہیں. اتنی ہمت ہے تو ہمارے چینلز پہ آ کے بولیں نا, ہمارے نیشنل چینل وہاں پہ آ کے ہماری وہ کریں, اصلاح کے لیے کریں, اصلاح کے لیے کریں. دوسروں کی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیم کا مذاق اڑاتے ہیں. جہاں پاکستان میں 365 دن میں سے 300 دن ہوا میں رہتے ہیں. اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو آئیں, آپ کو کوئی ویلکم, سب ویلکم کریں گے, پاکستان کی اصلاح کریں نہ کہ تنقید کریں. جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے تب چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ لو جی تو ہلکی جی ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے, ان مزہ آئے گا. ہم $1500 پر ڈے لے رہے ہیں کمنٹری میں, ڈالرز لا رہے ہیں, کسی کا $1,00,000 کا, کسی کا $50,000 کا. اور پوری دنیا میں پاکستان کی جاگ سائی ہوتی ہے کہ یار وہ اس نے یہ کہہ دیا. اب نام اس لیے نہیں لیتا کہ اب ان کی بھی فیملیز ہیں, اس لیے کیونکہ پہلے میں تھوڑا سا ایکسٹرا بولڈ تھا, اب میں نے نام اس لیے لیتا کہ چلے وہ بھی کسی کے باپ ہیں. شرم تو ان کو آتی نہیں, لیکن اس لیے کہ ان کو میں نے 90s کے دہائی کے کہہ دی ہیں. اور ویسے بھی میں اوپنلی کہتا ہوں 1990 سے 1994 کا یہ جو 4 سال کے پلیئرز ہیں نا, جب تک یہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہیں, چاہے وہ سلیکٹر ہیں, کومنٹیٹر ہیں, مینٹور ہیں, ڈائریکٹر ہیں, کچھ کوچ ہیں, کبھی کرکٹ میں امپرومنٹ نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے بچے کھیل رہے ہیں. اور ایک اور کھیپ آنے کو تیار ہے, جو 2010 کی دہائی کے پلیئرز ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کے بچے آنے کو تیار ہیں. ایک انڈر 16, ایک انڈر 19, ایک انڈر 17, 4 پلیئر جو ابھی انڈر 19 کے لیے تیار ہیں اور ایک انڈر 16 کھیل رہا ہے. تو پاکستان کے بچے کہاں جائیں گے؟ آپ کے بچے, ہمارے بچے جو اکیڈمیز میں, اسکول کالجز میں کھیل رہے ہیں. ابھی یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو یہاں پہ اسٹرانگ ڈیسیژن لینا ہے کہ بھائی جان, انہوں نے تو کہا ہے کہ اب تو بڑی سرجری کرنے والی ہے. کرے نا, کہنا آسان ہے. سرجری یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. سرجری نے کہا پہلے چھوٹی سرجری ہوئی ہے, اب پاکستانی ٹیم کی بڑی سرجری ہوگی. کیا مطلب ہے؟ بڑا اچھی بات کی, انہوں نے سرجری ہونی چاہیے تاکہ اندر سے گند نکال لیں. سرجری کر کے اندر سے چیزیں نکال دینی انہوں نے. سرجری کریں گے, پہلے ہوتی تھی چلے جی ان کا آپریشن کیا جائے, سویپ کیا جائے, کلین اپ کیا جائے. سرجری کا مطلب ہے کہ چیر پھاڑ کر کے اندر سے گند نکالنا ہے. اس کو میں نے بتا دیا کہ 1990 سے 94 والے یہ 4 سال کے لوگ, اور اس کے بعد جن لڑکوں نے پرفارم نہیں کیا ورلڈ کپ میں, میں نے پہلے کہا تھا ورلڈ کپ سے کہ انہوں نے بندہ لب لیا کہ ورلڈ کپ کس پہ ڈالنا ہے. گیری کرسٹن ہیڈ کوچ ہے 3 دن پہلے ورلڈ کپ کے, اس کو نہ ڈریسنگ روم کے ماحول کا پتا, اس کو نہ پلیئرز کے ایٹیٹیوڈ کا بیہیویئر کا پتا کہ کون سا پلیئر کس سچویشن میں پرفارم کرتا ہے. کوئی لاڈلے ہوتے ہیں, کوئی غصہ, کسی کو ڈانٹو تو پرفارم کرتا ہے, کسی کو پیار سے پرفارم کرانا پڑتا ہے. 1 ہفتہ پہلے 3-4 دن پہلے آپ ورلڈ کپ میں ٹیم کو جوائن کر رہا ہے, وہ کیسے رزلٹ پروڈیوس کرے گا, وہ کیسے ABC پلان کرے گا, کیونکہ 80% چٹے ان پڑھ ہیں. وہ انگلش میں بولے گا, آگے سے کون کمیونیکیٹ کر رہا ہے؟ اظہر محمود جو ایک فرنچائز کو لیڈ کر رہا ہے پورے ورلڈ کپ میں, اپنا رول تو پلے نہیں کر رہا. اسسٹنٹ کوچ جو ہے وہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ فیوریزم دے رہا ہے. شاداب خان اسی کی وجہ سے ٹیم ہے, بابر کا لاڈلا ہے, اور کوچ کا اسسٹنٹ کو اسلام آباد یونائٹیڈ کا کپتان ہے شاداب خان, اور اظہر محمود اسسٹنٹ کو اسلام آباد یونائٹیڈ کے ہیڈ کوچ ہے, مینٹور ہے. بگ یہ چیزیں جو ہے نا, اگر سرجری کرنی ہے تو سرجری کریں 10 پلیئرز کی. آپ پلیئر نہ ڈھونڈیں. اب لائن چل رہی ہے جی, مجھے بھی میسیجز آ رہے ہیں, ایسی جگہ سے میسیج جا رہے ہیں جو ایک خاص جگہ سے میسیج جا رہے ہیں کہ یہ 6-7 پلیئر ہیں, ان کو انہوں نے نام لے لیا ہے, جس میں شاداب ہے جی, اعظم خان ہے. اس میں سائم کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا. اس میں حارث رؤف کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ عامر کا نام کیوں نہیں آ رہا, جنہوں نے انڈر پرفارم کیا ہے؟ عامر سے پوچھے نا. لیکن مجھے لگتا ہے عامر نے پھر بھی تھوڑا سا اچھا پرفارم کیا ہے. میں مان لیا اچھا پرفارم اپنی اس نے آئیڈیل کنڈیشن کا کیا ہے. آئیڈیل, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتنا اچھا پرفارم کرتا تھا اس طرح نہیں کیا, لیکن باقیوں کی نسبت انہوں نے پھر بھی, ہم نے جس طرح انڈیا کے ساتھ ان کا دیکھا ہے نا, پھر بھی انہوں نے 3 وکٹس لیے. آپ کی میں ایگری کروں گا, لیکن آپ دیکھیں جو سپر اوور تھا, سپر اوور میں تم سیزنڈ پلیئر ہو, ایکسپیرینس پلیئر, سب سے زیادہ سیزنڈ اور ایکسپیرینس پلیئر, تو آپ سپر اوور کر رہے ہیں. سپر اوور وائٹ بال, اگر رضوان کی جگہ وہاں پہ اعظم خان ہوتا تو وہ ہمیں 30 ہو گیا ہوتا, جو رضوان نے وائٹ بالز پکڑے ہیں.
وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انڈین وہ اتنے وائٹ بالز سمجھ مطلب اس ٹائم ہم دیکھنے والے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بیٹس کیوں نہیں چل رہے ہیں. یہاں پہ میں کھلے الفاظ میں کہوں گا پہلے ہمیں بھی شک ہو گیا شاید ہسٹری دہرائی جا رہی ہے کیونکہ ان پہ ایلیگیشن تھے کافی کنٹروورسیز میں رہے. ہمیں تو شک ہونے لگ گیا تھا ایز اے کرکٹر ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ کے بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک سیزن پلیئر آخری سپر اوور کر رہا ہے اور وائٹ پہ وائٹ پھینکی جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں شک آ گیا تھا لیکن شکر ہے کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی لیکن سٹل شک آن ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب ایک بندہ جب ایک دفعہ کوئی ایمان بیچتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی دوبارہ شک کیا جا سکتا ہے. سٹارٹ کر لیتے ہیں نا یہاں سے کہ جیسے یو ایس اے کی ٹیم تھی, چلیے ہم یو ایس اے میں کھیل رہے ہیں, یو ایس اے کی ٹیم ہے, فرسٹ ٹائم وہ T20 کھیل رہی ہے, ورلڈ کپ کھیل رہی ہے اور پہلی دفعہ ہی ان کی ٹیم بنی ہے, میدان میں آئی ہے, کوئی ہسٹری نہیں ہے ان کی. ہماری ماشاءاللہ ہسٹری ہے, ہمارے بوائز نے کتنا کھیلا ہوا ہے پیچھے, ان سے ہار گئے ہم. وہ کیا اتنی ٹف تھی ٹیم جو انہوں نے اتنا ٹف ٹائم دیا ان لوگوں کو. نہیں ایکچولی ٹف کنڈیشن تھی کیونکہ جو یو ایس اے میں پچ یوز ہو رہے ہیں نا پورٹیبل پچز ہیں. پورٹیبل پچز پہ ٹرسٹ بالکل نہیں کیا جا سکتا. پورٹیبل پچ ہوتی ہے جب اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے, اس کے 2 پیس ہوتے ہیں. اچھا دیکھنے والوں کو ینگسٹرز کو بتا دو 2 پیس ہوتے ہیں اور ایک لائن ہمیشہ بیچ میں رہتی ہے. جب اس کو پورٹ کیا جاتا ہے نا تو 2 اس میں پارٹ ہوتے ہیں, 2 پارٹس میں آتی ہے, چاہے شپ میں ہے جیسے مرضی وہ لے کے آئیں. وہ اس پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پہ ایون باؤنس آئے گا. پی ایس ایل میں آئی پی ایل میں ڈفرنٹ لیگز میں یہ پلیئرز آن دا کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں, ٹھا چوکے چکوں کی بارش, وہاں پہ محنت کر کے کھیلنا تھا. نہیں تو کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ وہاں پہ پورٹیبل پچ ہوگی. وہ اسی طرف میں آ رہا ہوں, جب ان کو بتا دیا گیا کہ پورٹیبل پچ ہے تو بھائی آپ ٹیکنیک چینج کر لیں. نہیں اس کے لیے بتاتا ہوں کہ وہ وہاں پہ وہی چینج کرے گا جو اسٹوڈنٹ آف دا گیم ہوئے گا. یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, یہ سب ٹیلنٹ پہ کھیلتے ہیں. اچھا اس میں کوئی 1-2 رائے ہے ہی نہیں, یہ ٹیلنٹ پہ کھیلتے ہیں. کر لیں گے ہو جائے گی, پل جاؤ لے ٹھا چوکا, یہ نہیں پتا پورٹیبل پچ میں اگر ایک جگہ چوکا لگا اگلے پہ آپ کو سنگل کرنا ہے. یہ گیری نے بتا دیا ہوگا, جو گیری کرشن گورے نے. آگے کرنا کس نے ہے, اسٹوڈنٹس نے اندر جا کے. وہ اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں کرکٹ کے, وہ صرف کھیلتے ہیں کہ نہیں بہت لگا پل جاؤ مک گئی. اگر امریکہ کی بات کر رہے ہیں وہ پچھلے 10 سال سے اسی کھیپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کنڈیشن کے وہ ان کا ہوم گراؤنڈ, ہوم پچ, ہوم کنڈیشن ایوری تھنگ ان کی فیور میں تھی. اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا پاکستان کے لیک آف پروفیشنلزم کا اور اپنی محنت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ نے ان کو پھل دیا. لیکن دیکھیں نا بات ساری رہتی ہے کہ دکھ کی چیز کا ہے ہارو طریقے سے ہارو. ہار جیت گیم کا حصہ ہے لیکن آپ کرکٹ کھیلو جذبات سے نہ کھیلو. میں ان کے اگینسٹ نہیں بولتا, میں سسٹم کے اگینسٹ بولتا ہوں. آپ جیسے اتنی آپ خوبصورت آپ نے بات کی کہ ٹائم نکال کے ہم بیٹھتے ہیں ٹی وی کے سامنے پورے سنیکس رکھ کے یار کہ پراپر آج ہمارا ڈے آؤٹ ہوگا, ہم نے لائیو فیسٹیول کرنا ہے اپنے گھر میں, سارے بیٹھے اکٹھے میچ دیکھتے ہیں. لیکن بات آ جاتی ہے کہ کرکٹ نظر نہیں آئی, وہاں پہ اس دن مذاق نظر آیا. اور دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ جذبات سے کھیلنا شروع ہو جائیں گے نا وہ پلیئرز کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اب پھر چیئرمین پی سی بی کو چاہیے کہ آدھی سے زیادہ ٹیم سے نکالیں اور ڈومیسٹک کے پلیئرز لے کے آئیں. اور سب سے پہلی وجہ تو آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں پوچھتے ہیں اکثر کہ وجہ کیا تھی, وجہ یہ تھی اسامہ میر پی ایس ایل کے ٹاپ پرفارمر تھے, ان کو بیسٹ بالر آف دا ٹورنامنٹ کا ایوارڈ ملا. پی ایس ایل میں پٹاکا وکٹوں میں جو بیٹنگ پیراڈائز ہے وہاں پہ اسپنر انہوں نے ٹاپ کیا اور شاداب خان 6 نمبر پہ تھے, وہ اسامہ میر کو ڈراپ کر کے ان کو لے گئے. کدھر ہے زمان خان, کدھر ہے وسیم جونیئر, کدھر ہے عامر جمال. آپ لوگوں نے پراپر جو کرکٹرز ہیں جو T20 کے لیے سارے انگریڈینٹس ان میں موجود ہیں, ان کو آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. تو پھر یہی حال ہوگا نا جب آپ دامادوں کو لے جائیں گے یا بھتیجوں کو لے جائیں گے, 120 کلو کے لوگوں کو لے جائیں گے, پلیئر تو نہیں میں کہوں گا کہ بس یہاں سے پکڑ لیا وہاں سے پکڑ لیا. تو اس میں پھر ڈاؤٹ آتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے باہر کیا جائے, ان کو ڈومیسٹک میں پھینکے کہ بھجن جا کے ایک پورا سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے آؤ, 4 دن کا میچ ہے, 8 سے 10 میچ کھیلو, تمہاری فٹنس لیول کا پتہ لگے, تمہیں پتہ لگے تم کتنے پانی میں اور ملک کو سرو کر سکتے ہو کہ نہیں. اور مطلب اب جب یہ واپس آئیں گے تو بڑی سرجری ہونے والی ہے, ہوئے گی تو لیسن آئے گا, ادروائز سب یہی کہیں گے یار جو مرضی کر لو, جب مرضی ٹیم میں آ جاؤ. کچھ بھی پھر ہو سکتا ہے, پھر اسی طرح کی پرفارمنس ہمارے سامنے آئے گی, پھر اچھے کی امید تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کاشف بٹ صاحب موجود تھے, اسپورٹس تجزیہ کرتے, ہم بات کر رہے تھے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے. اور انفارچونیٹلی ہم ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں اس دور سے, اور اب ہماری ٹیم واپس آئے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ
आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। तो जनाब, आज के डिजिटल दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, हम अपनी ज़हनी सेहत पर उसके असरात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा सहल और मुनज़्ज़म बनाया है, वही इसने हमारी ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए नए चैलेंजेस और ख़दशात भी मुतारिफ़ कराए हैं। और ज़हनी सेहत का ख़्याल कैसे रखें? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेचैनी, डिप्रेशन का बायस बन सकता है? दूसरा ये कि डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल करते हुए ज़हनी सेहत की हिफाजत कैसे की जाए? क्या टिकटॉक ने ज़हनी मसाइल में इजाफ़ा किया है, या बाकी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें किस तरह मुतासर कर रहे हैं साइकोलॉजिकली? और आज का जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जनाब, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर फॉर मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ को हमने प्रिवेंट कैसे करना है, उसको हमने उसकी टेक केयर कैसे करनी है, और इसको इम्पॉर्टेंट आपने समझना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आपका दिमाग ठीक है ना, तो आपकी पूरी बॉडी चल सकती है। वरना समझें कि अगर आप दिमागी तौर पर कह लें कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है या आप सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए हैं, तो आपका फ़िट होना, बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना किसी काम नहीं आएगा अगर आपका दिमाग फ़िट नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह अपने दिमाग को हेल्दी रख सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए कुरतुलैन साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियोज़ में। कुरतुलैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कुरतुलैन, सबसे पहले तो बताइए कि जिस तरह मैंने बात की है कि आजकल हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, हम लोगों को फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको यूज़ भी हमने करना होता है, लेकिन ये चीज़ें सारी डिजिटली हमें किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी मेंटल हेल्थ को? बहुत तरह से, जिस तरह से आपने बात की है ना शुरू में कि आपकी बॉडी, आपका जहन ठीक होगा तो आपकी बॉडी ठीक होगी। इस पर थोड़ा सा मैं ना मज़ीद लोगों को अवेयरनेस देना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। आपकी ना फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये बहुत स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप जहनी तौर पर परेशान हैं, अपसेट हैं, स्ट्रेस लाइफ में चल रहे हैं और आप उनको कोप नहीं कर पा रहे, जहन मुसलसल मनफी सोच रहे हैं, अब जो बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, वो आपको जिस्मानी तौर पर, चूँकि उसको ये बताया गया है कि आपके सामने कोई ख़तरा है। अच्छा। और अगर वो ख़तरा आप नहीं, उससे आपका जहन कहता है कि आप इसको फेस नहीं कर सकते, तो बॉडी कंटिन्यूसली आपको मुकाबला करने के लिए तैयार कर रही है। आपको लगता है आप तैयार नहीं हो सकते, तो जो बॉडी तैयार कर रही होती है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। अच्छा। आपका स्टमक काम करना छोड़ देता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, निज़ाम तनफ़ुस बहुत तेज़ हो जाता है, और उस दौरान के अंदर आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको उसके अलावा हार्ट फंक्शन, लोगों के बहुत हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हार्ट वीक हो जाता है, और क्योंकि बॉडी कंटिन्यूसली फाइट के मोड में है, फाइट और फ्लाइट के मोड में। अच्छा। तो इस वजह से बॉडी जो है वो आपकी मुतासिर होती है जहनी सेहत की वजह से। और इसी वजह से अगर आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी है तो आपकी जहनी सेहत भी अच्छी होगी। आपने मीडिया की बात की है, तो मीडिया बहुत लिहाज से हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो डिस्टर्ब करता है। उसमें एक तो ये चीज़ है कि जब आप पूरी तरह से एक सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में आ गए हैं, आप उस वाली लाइफ में आ गए हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। आपकी जो पहले नॉर्मल लाइफ का पार्ट हुआ करती थी चीज़ें, आपने वॉक पे जाना है, आपने लोगों से मिलना है, आपने रियल लाइफ में इंटरेक्शंस करनी है, वो ख़त्म हो गई हैं। एक तो आपको वहाँ पे नुकसान हो रहा है चीज़ें कम करने की वजह से। सेकेंडली, स्क्रीन टाइम आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिनका फंक्शन है और उनकी एक ज़रूरत है, लेकिन जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। अच्छा। नींद डिस्टर्ब होगी आपको रात को नींद अच्छे तरीके से नहीं आएगी, आप बहुत हाइपर होना शुरू हो जाएंगे। आपको बच्चों में ये चीज़ बहुत नज़र आ रही होगी, जितना स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है उनकी ग्रोथ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। एग्जैक्टली। तो इस तरह हमें ये तो लग रहा होता है कि जी वो फिजिकली तो ग्रोथ उनकी हो रही है लेकिन मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही होती। और जब मेंटल ग्रोथ नहीं होती तो फिर फिजिकली भी वो उसको अफेक्ट करती है। ये बहुत स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है, जिनको समझने की ज़रूरत है कि जहन जो है वो आपकी ही बॉडी का पार्ट है, और वो जितना मुतासिर होगा आप जिस्मानी तौर पे हेल्दी नहीं हो सकते, फिट नहीं हो सकते, आपको बीमारियां इन द लॉन्ग रन हो जाएंगी। नहीं तो फिर इसका क्या कैसे हल निकाला जा सकता है? बिकॉज हमने यूज़ तो करना है, अब हम इससे बिल्कुल ही किनारा कश तो नहीं हो सकते हैं ना, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी डेली लाइफ में से। या अब बच्चे इतने एडिक्ट हो चुके हैं डिजिटल गैजेट से, मोबाइल फ़ोन से, जी
उन्होंने स्कूल में भी जाना है तो अगर वहाँ पे काम मिलता है तो उन्होंने स्क्रीन के सामने बैठने, स्क्रीन टाइम उनका है। उन्होंने अगर ऑनलाइन कोई कोर्स लेना है तो वो भी स्क्रीन के सामने है। माँ बाप ने कुछ करना है वो भी स्क्रीन के सामने है, तो वो देखकर भी तो ये सारी चीज़ें ऑप्ट कर रहा होता है। तो किस तरह इसको फिर मैनेज किया जा सकता है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और अब बहुत सारे स्कूल जो है वो इनफैक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्रोमबुक के बच्चे अपनी भी ला सकते हैं स्कूल्स में। तो वहाँ पर ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करें कि बच्चा अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए कितनी देर यूज़ कर रहा है और क्या वो कॉन्टिन्यूटी में यूज़ कर रहा है। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करें कि तो टाइम लिमिट होनी चाहिए। अच्छा। और उसके वो डिफरेंट रिसर्चेज हैं जो बताती हैं कि किस एज का बच्चा कितनी देर यूज़ करेगा तो उसको मुतासिर नहीं होगा वो। अच्छा। छोटे बच्चों के लिए टाइम जो है आई थिंक वो 2 आवर्स है इन द होल डे। ओके। 7 ईयर्स के बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है और एडल्ट्स के लिए इवन टाइम बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा ये है कि आप एक तो कंटिन्यूस यूज़ मत करें, राइट। आपकी आई साइट पे भी इफेक्ट होता है उसकी रेस का। सेकेंडली थोड़े से प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज़ करें। आप जो कंप्यूटर के सामने स्क्रीन लग जाती है, ग्लासेस आ जाती हैं कि कुछ हद तक आपको जो है उसकी रेस तंग ना करें। सेकेंडली बेड टाइम से पहले कोशिश करें कि एक बहुत पुराना फार्मूला है ना कि बुक रीडिंग करनी चाहिए। इंसोमिया का प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल होना शुरू हो गया, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो उससे फिर लोगों को नींद नहीं आती। सो वो कहा जाता है कि सोने से घंटा 2 घंटा पहले आपका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ नहीं करें, ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए। और वो आपके डिफरेंट जो है वो ब्रेन को अलर्ट करती है, उसे सिग्नल देती है कि इट्स नॉट बेड टाइम। अच्छा। सो ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और एक हमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कितना बच्चा यूज़ कर रहा है और फिर उसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ का टाइम कहाँ है उसके पास, फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम कहाँ पर है। और जिस तरह से कहते हैं ना कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में से बहुत सारी जो रेज़ होती हैं वो सजदे में जाकर निकल जाती हैं, खत्म हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ है कि जो हमें नुकसान हो रहा है वो कम हो जाए, बैलेंस आउट हो जाए। सो जस्ट कीप अ बैलेंस बिटवीन 2 थिंग्स। आई थिंक दैट्स गुड टू गो। आई डोंट थिंक सो कि अब हमारे जो बच्चे हैं या इस इरा के बच्चे हैं वो कोई टॉयज़ के साथ भी खेलते हो। उनका टॉय सिर्फ उनका मोबाइल फ़ोन है या उनका टैबलेट है, यही चीज़ें हैं। मैंने बहुत रेयर बच्चों को देखा है कि उनके टॉयज़ हों और वो टॉयज़ के साथ खेल रहे हो, वरना तो नहीं है। अब बुक रीडिंग बहुत कम हो गई है। और अब कहीं ना जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाते हैं, फिर स्टॉप आता है, फिर हम वापस जाना शुरू करते हैं। तो अब दोबारा से ये चीज़ जो है ना, पेरेंट्स और बहुत सारे लोग इस चीज़ में कॉन्शियस हो गए हैं कि दोबारा से टॉयज़ इंट्रोड्यूस किए जाएं, इस तरह से प्ले लैंड बच्चों के लिए बनाया जाए और बच्चों को घर में ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएं, स्पेशली समर ब्रेक में, कि बच्चा जो है वो उन चीज़ों में इतना इंजॉय करे कि उसको मोबाइल फ़ोन की उतनी जो एडिक्शन है वो ना हो। बिकॉज ये एडिक्शन भी है, इसके अंदर बच्चा जो है वो पूरा दिन सोचता है मैं कब यूज़ करूँगा, कितनी देर यूज़ करूँगा, मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, मैंने गेम्स खेलनी है, डिस्कॉर्ड है। मुझे लगता है कि बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, वो भी वहाँ पे भी यही सोच रहे होते हैं कि घर आके मैंने कब जाके स्कूल से और मैंने अपना काम खत्म करके मोबाइल फ़ोन यूज़ एग्जैक्टली। तो उसमें स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा है, ब्रेन स्टिमुलेशन, कि आपको कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई रखती है। सो पेरेंट्स के लिए चैलेंज है कि आपने किस तरह से अपने बच्चों के लिए बाकी चीज़ों को इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि बच्चा उनको इक्वली इंजॉय करे। और डेफिनेटली जब तक पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चे को खुद इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे, खुद वो चीज़ नहीं कर रहे, बच्चा तो रोल मॉडल तो उसके लिए पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स कंटिन्यूसली मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने है, तो बच्चे को लगेगा इट्स नॉर्मल, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ है ना कि हमारा मोबाइल फ़ोन या इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया। दूसरा ये कि हमारा वैसे भी माइंड या मेंटल हेल्थ इस वजह से भी डिस्टर्ब रहती है कि हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, हम एंजाइटी बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, एक्सटर्नल हमारे प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमें, जिसके साथ हमें कोप अप करना होता है। इन चीज़ों की वजह से भी हमारा माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से हमारी नींदें ख़राब होती हैं, हमारा वैसे भी जो डेली लाइफ परफॉर्मेंस होती है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो क्या इसको भी बेहतर किया जा सकता है? और ये जो स्ट्रेस लेवल है ये किस तरह हमारी मेंटली या साइकोलॉजिकली हमें मुतासर कर रहा होता है? अच्छा, नो डाउट स्ट्रेसेस, एक तो ये चीज़ का स्ट्रेस डेफिनेटली हमें जिस्मानी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब करता है। क्यों करता है? इसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक नेचुरल अलार्म रखा हुआ है, जो इसलिए था कि अगर खुदा न खास्ता लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा सामने मेरे एक ख़तरा है और मैंने इसको फेस करना है, तो हमारी बॉडी में अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था। जो मैंने पहले बताया कि आपका
جو ہے جب وہ الارم سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ سانس تیز لینا شروع کر دیتی ہے, باڈی میں ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, باڈی جو ہے وہ ہارٹ بہت خون پمپ کرتا ہے اور آپ کا پلس ریٹ ہائی ہو جاتا ہے, آپ کا برین بہت الرٹ ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ اب میں نے اس خطرے کو میں نے فیس کرنا ہے, اسے لڑنا ہے یا میں نے اس سے بچ کے بھاگنا ہے, فائٹ اور فلائٹ. سو یہ ایک نیچرل رسپانس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ اسٹمک جو ہے وہ اپنا کام بہت سلو کر دیتا ہے اور امیون سسٹم بہت سلو ہو جاتا ہے, کیونکہ وین دیر از اے ریئل ڈینجر ان فرنٹ آف یو, آپ کو جراثیم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کے سامنے ایک اور خطرہ ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمارے اندر رکھا تھا. آج کل ہماری جو لائف ہے اور جو ہماری لائف کے ڈیلی چیلنجز ہیں, اتنے زیادہ لائف کو ہم نے جو ہے وہ بزی کر لیا ہے. آپ ٹائم پہ آفس نہیں پہنچ رہے ہیں, آپ کا اسٹریس ریلیز ہو رہا ہے, آپ کے خدا نخواستہ کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں ہو پا رہی ہے, آپ کو اسٹریس ریلیز ہو رہا ہے. کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہے, آپ کے برین نے صرف یہ میسج لیا کہ اوکے میں اس کو کوپ نہیں کر سکتا یا کر سکتی, وہاں پہ اسٹریس ریلیز ہونا شروع ہو گیا. تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریئل ڈینجرس کے لیے چیز کی تھی وہ ہم نے لائف کے چھوٹے چھوٹے لائف ہیسلس کے ساتھ اسی الارم سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. سو جس کی وجہ سے وہ الارم سسٹم میرا خیال ہے موسٹ آف دا ٹائم ایکٹیو ہی رہتا ہے. اچھا, ہارمون کو جو ہے ریلیز کرنا تو ہو گیا, آسان ہو گیا, باڈی نے ایک میسج دیا برین کو کہ خطرہ ہے, اب ہارمونز ریلیز ہو گئے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے ٹو فائٹ اور فلائٹ, لیکن ان کا واپس ہونا بہت ٹائم لیتا ہے. دماغ کو یہ بتانا کہ اٹس اوور, کچھ خطرہ نہیں ہے, یو کین کوپ وتھ تھنگس, وہ ٹائم لیتی ہیں. اس وجہ سے ہم کنٹینیوسلی ہیلتھ جو ڈیٹیریٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو وہ اسٹریسز جب تک آپ کو دماغ کو یہ نہیں بتاتے کہ یو کین فیس اٹ, برین از کنٹینیوسلی ان فائٹ اور فلائٹ موڈ. کیسے بتائیں, مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں, ان کو اگر ہم کہتے بھی ہیں نا کہ آپ اٹس نارمل اور یہ چیزیں ہیں, اتنا ٹینشن والی بات ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمیں مطلب کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دماغ کو کیسے سمجھائیں, ہم اپنے تھاٹس کو کس طرح جو ہے وہ روکیں, کیونکہ کنٹینیوسلی چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس کے لیے نا بہت سارے ڈفرینٹ لیولس پہ کام ہو سکتا ہے. اگر میں صرف تھاٹس کی بات کروں تو فرسٹ آف آل تو ہمیں پیرنٹنگ کے اندر اور ہمارے انوائرمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ چیزوں کو پرائرٹائز کیا جائے. اچھا, کیا چیز ہے جس کی وجہ سے واقعی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کیا چیز اٹس اوکے, یو کین ہینڈل اٹ. خدا نہ خواستہ اگر آپ لیٹ پہنچ جاتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے تو ورس سے ورس کیا ہوگا, رائٹ. اور لائف میں بہت کچھ ہے, فیلئر از نارمل, اس طرح کی بہت ساری چیزیں نارمل ہیں, بٹ یو شوڈ گیو یور بیسٹ, یو شوڈ ٹرائی یور بیسٹ. سیکنڈلی, خود کو یہ بتانا کہ خطرہ یا جو بھی آپ کی لائف میں انوائرمنٹ میں چیز ہے ایسی اتنی پریشان کن نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو فیس نہیں کر سکتا. یہ سوچیں کہ میرے پاس کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے میں اس کو فیس کر سکتا ہوں. جس طرح میں نے ایگزامپل دی ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آپ انزائٹی پرون ہیں یا آپ اسٹریسز لے لیتے ہیں, ٹائم سے نکلنے کی کوشش کریں. اب خدا نہ خواستہ لائف راستے میں کوئی مس ہیپ ہو گیا ہے تو وہاں پہ خود کو یہ بتائیں اوکے واٹ وڈ بی دا سولوشن. اگر یہ پرابلم میرے سامنے آ گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. میں اپوائنٹمنٹ ڈیلے کر سکتا ہوں, میں بعد میں اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہوں, یا میں میسج کر سکتا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں ورک پلیس میں آئی ول بی لیٹ, رائٹ. اور یہ ایک انفورسین سرکمسٹانسز ہیں, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو وہاں پر خود کو یہ بتانا کہ بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں, مجھے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ایک یہ چیز. اس کے علاوہ بھی نا ہماری لائف میں ہم نے چیزوں کو نا بہت نیگیٹیولی دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ ہمیں پرواہ ہوتی ہے اوکے اچھا اگر ایسا ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے, اور کنکلوژن کی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل دس از دا ورسٹ پاسبل سینیریو, اس کی وجہ سے میری جو ہے وہ لائف میں مجھے یہ نقصان ہو جائے گا, میری اپوائنٹمنٹ مس ہو گئی, میری جاب چلی جائے گی, میں یہ کیسے کروں گا, میں وہ کیسے کروں گا. تو جو ہوا نہیں ہوتا اسے ہم بہت پہلے سے ایزیوم کر کے اپنی لائف کو پریشان کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں نیگیٹیوٹی کو نہ صرف انٹروڈیوس کرتی ہیں بلکہ ان کو ہم سوچ کے نیگیٹیوٹی میں جاتے رہتے ہیں. اچھا. اور ایک بہت اور چیز ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا اسٹریسر کا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز پریشان کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے. ایک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ اسٹریس میں ہیں اور آپ اسٹریس لے رہے ہیں. جس طرح ایگزام سے پہلے اکثر لوگوں کو نا پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں زیادہ تر اسٹریس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے, جب باڈی رسپونڈ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوکے سو دیر از سم تھنگ رانگ ود دا مائنڈ. تو وہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ڈسٹرب ہیں, اسٹمک اپسیٹ ہے, یا ڈائریا ہو گیا ہے, یا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا ہے. برین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس چیز سے متاثر ہو رہا ہوں, میں کیا سوچ رہا ہوں, اور وہ سوچ مجھے کیا میسج کنوے کر رہی ہے, اس کی وجہ سے میں کتنا ڈسٹرب ہوں. اچھا. تو وہ اویئرنیس ہی بہت ضروری ہے. آپ کے جو بیک آف مائنڈ میں تھاٹس کی چینج چل رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں آگاہی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں, اس سوچ کی میں کتنی حقیقت ہے, اور کیا مجھے اس سوچ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, کیا یہ سوچ کارآمد ہے.
अब कंटिन्यूसली ये सोचते रहना कि ओह ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कैसे करूँगी, मैं वो कैसे करूँगी, दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव थॉट. इंस्टेड आपको ये सोचने की ज़रूरत है हाउ टू कोप विद इट. ओके, मैं इस मसले को कैसे हल कर सकती हूँ. सिर्फ ये चेंज जो है आपको स्ट्रेस से निकालने में हेल्प आउट करेगा. लेकिन क्या फिर इस हवाले से कोई हमें थेरेपीज़ भी लेनी चाहिए या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हों जो हमारी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखे? है कुछ ऐसा? बहुत कुछ है. अच्छा, सेल्फ केयर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा आ जाती हैं. साइकोथेरेपी की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें लगता है कि अच्छा लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेसर है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिससे मैं निकलना चाहती हूँ. वहाँ पे आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. साइकोथेरेपी काउंसलिंग से डिफरेंट है. इसमें मतलब इन्फॉर्म किया जाता है, आगाह किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, आपके नज़दीक वो किस तरह से आप उसको समझ रही हैं और किस तरह से आपको परेशान कर रहा है, और इन द लॉन्ग रन आपने इससे कैसे फेस करना है, और अपनी लाइफ में आने वाले ऐसे तमाम सिनेरियोज़ में आप किस तरह से चीज़ों को चेंज करेंगी. तो साइकोथेरेपी एक तरह से आपके माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में हेल्प करती है. तो आप आइंदा के लिए उस सिनेरियो में सेम परफॉर्म नहीं करते, आप डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं. आपको समझ आ जाती है कि मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या चीज़ तंग करती है और मैं किस तरह से इसको चेंज कर सकती हूँ. उसके अलावा जिस तरह हम लोग डिफरेंट लेवल्स के ऊपर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि हम लोगों को आगाह कर रहे हैं. बच्चों को छोटे लेवल से ये समझाना कि अच्छा इट्स ओके, घर के अंदर ग्लास टूट गया है तो इट्स ओके, ग्लास टूट जाता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अब बच्चा अगर ये सोच रहा है कि ग्लास टूट गया और मुझे मम्मा की बहुत डांट पड़नी है, तो वहाँ से स्ट्रेस स्टार्ट हो गया. अब वो बच्चा या तो फेस करने की कोशिश करेगा या छुपाने की कोशिश करेगा. तो इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रेसेस से ही कहीं ना कहीं अवेयरनेस के थ्रू आप उनको तैयार कर सकते हैं कि वो बड़े स्ट्रेसेस से लाइफ में कोप कर सकें. इसके अलावा मेंटल हेल्थ की, जिससे मैंने पहले बात की है, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से बहुत जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है. अच्छा. तो हमारी अल्लाह ताला ने जो सिलसिला रखा हुआ था कि पहले हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, बाइक्स नहीं होती थी, हमने वॉक पैदल करना जाना था. पैदल चलने के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी चीज़ें रखी हुई थी कि हमारी ऑटोमेटिकली बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, डोपामीन और ये जो है ये प्रोड्यूस हुआ करते थे, एंडोर्फिन्स, उनकी वजह से मेंटल हेल्थ जो है हमारी एक बेहतर आ करती थी. तो उन चीज़ों को दोबारा से लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है. फ़िज़िकल जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इंसान को कहीं ना कहीं वो करते रहना चाहिए. उसके अलावा अपने जहन में अपनी सोचों को कहीं ना कहीं माइंडफुली देखना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं और वो सोच आपको किस तरह से अफेक्ट करती है. और जो आप सोचते हैं कि आप उसको मतलब एक मनफी ख्याल आ रहा है या एक न्यूट्रल थाट है या पॉजिटिव थाट है. अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव है देन इट्स गुड टू गो. अगर नेगेटिव है तो मैं इस सोच को लेकर क्यों चल रही हूँ, क्या इस चीज़ को देखने का कोई और पहलू भी है, और क्या मुझे ज़िंदगी को इसी अंदाज से लेकर चलना है. उसको चेंज करने की ज़रूरत है. उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से चेंज करना सिखाते हैं. ठीक है. और ये आजकल बच्चों को भी आप लोग कोई ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं? बच्चों की भी डेफिनेटली छोटे लेवल से हम स्टार्ट करते हैं. बच्चों के लिए जो मेन तरीका होता है उसमें यही होता है कि एक तो बिहेवियर लेवल पर उनको सिखाना, उनके सामने रोल मॉडल ऐसा हो जो लाइफ के छोटे छोटे चैलेंजेस को अच्छे तरीके से कोप कर रहे हैं. अगर पेरेंट्स अच्छे तरीके से कोप कर रहे हैं तो बच्चा भी वही सीख रहा है. और बच्चे को बताना कि इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है. यू नीड टू नेम देम प्रॉपरली कि अच्छा क्या फील कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है या आपको बेचैनी हो रही है या आपको रोना आ रहा है. और फिर जो आ रहा है उसके बारे में बात करना और उसको प्रॉपरली जो है वो एक्सप्रेस करना और उसको प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि ख़ुद को छुपा लेना कि ओह मुझे रोना आ रहा था, मुझे किसी को नहीं बताना, या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. तो किसी भी चीज़ को तोड़ना या किसी इंसान को मारने की बजाय यू नीड टू एड्रेस दैट इमोशन प्रॉपरली. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपनी सेल्फ केयर तो करनी है. दूसरा ये कि आपने अपने मेंटल हेल्थ को भी जो है ना वो केटर करना है, और किस तरह आपने इसकी इम्पोर्टेंस का ख्याल रखना है, इसकी केयर का ख्याल रखना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हमारे साथ कुर्रतुलैन मौजूद थी. थैंक यू सो मच कुर्रतुलैन फॉर कमिंग हियर. और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने हमारे साथ डिस्कशन की है. यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब आप कुछ बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के हवाले से, और कॉर्पोरेट ट्रेनर तो हमारे साथ मौजूद है. कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से हमने बात करनी है और मुख्तलिफ इशूज़ पर हम बात कर चुके हैं, आपको उसका हल भी बता चुके हैं कि अगर आपने सेल्स डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत हो सकती है, आप वहाँ पर किस तरह सस्टेन कर सकते हैं. अगर आपने मार्केटिंग में जाना है आप वहाँ पर किस तरह एक्सेल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं.
आज एक और डिपार्टमेंट है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि शॉकिंग भी था कि हमने इससे पहले तो काफ़ी इस तरह की बातें सुनी है, लेकिन ये वाला डिपार्टमेंट भी होता है क्या? तो आज वो बड़ा ही मज़े का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में हमने बात करनी है और उसका नाम है कस्टमर एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा हुआ होगा कि ये कैसा है डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो इस पर आज हमने बात करनी क्योंकि इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो ये क्या वजह है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, किस तरह के लोग काम कर सकते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, जिस तरह मैं बात करी थी कि हमने सेल्स पे भी बात की, हमने मार्केटिंग पे भी, हमने बाकी भी सारे डिपार्टमेंट्स पे बात की, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा मेरे सामने आया है कि कस्टमर एक्सपीरियंस। हमने कस्टमर सर्विसेज सुना था, हमने कस्टमर केयर सुना है, अब कस्टमर एक्सपीरियंस आ गए। फ़र्क क्या है इसमें? ये बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है इसको, वैसे ही बैकबोन जैसे हमें खड़ा रखती है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा रखती है। जी, उसकी मैं वजह भी बताता हूँ आपको और इनमें फ़र्क भी बताता हूँ। असल में पहले कॉन्सेप्ट था कस्टमर सर्विसेज का। हाँ जी। जो कि बहुत अरसा चला। वो ये था कि हम किसी भी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर जाके लेट से हमें शूज़ परचेज़ करने हैं, जाते हैं, जाके देखते हैं 10, 12, 15 शूज़, और हम किसी को वहाँ पे जो चल फिर रहा है लड़का या सेल्स पर्सन कहा जा सकता है, कस्टमर एक्सपीरियंस का बंदा, उसको हम कहते हैं कि यार ये वाला हमें ज़रा दिखा दो या ये दिखा दो, 2-3 चीज़ें, तो वो हमें दिखा देता है। ही इज़ सर्विंग अस। कस्टमर सर्विस ये है कि आपने जब एक आउटलेट पे गए, कस्टमर टच पॉइंट इसको कहते हैं, जब उस पर आप गए तो आपने वहाँ पर जाके जो उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने पूरी कर दी कि इसको दिखा दे, इसको दिखा दे, इसको दिखा दे। दैट इज़ पार्ट ऑफ द सर्विसेज। कस्टमर केयर वो होगी कि अगर वही वाला एम्प्लॉई जिसने आपको शूज़ दिखाए वो साथ आपके बैठा और उसने कहा कि ये चेक करें ये आपको ठीक पूरा आता है नहीं आता, अच्छा मेरा ख्याल है कि ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ये वाला देखेंगे, यानी वो सजेस्टिव मोड में आ गया और वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है और आप पर बिला वजह इम्पोज नहीं कर रहा, बल्कि यू आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस कि यार ही इज़ अ गुड फेलो जो मुझे मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक बता भी रहा है और मेरी जेब पे बोझ भी नहीं डाल रहा। सो दिस इज केयरिंग एटीट्यूड। तो फिर कस्टमर सर्विसेज को उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर ने कहा कि नहीं, सर्विस हमारा काम नहीं है खाली कि हम हम खाली रोबोट्स की तरह दिखाना शुरू कर दें, बल्कि हमें केयर करनी है अपने कस्टमर की। उसका एक स्टेप आगे आया, उन्होंने कहा नहीं ये भी काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ तवज्जो देनी है। अब कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है? वो कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस सिर्फ ऑफिस में या फ्रेंचाइज पे या बिजनेस सेंटर पे कस्टमर के आ जाने के बाद शुरू होने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा। सर्विस और केयर तो तब शुरू होगी जब वो दरवाजे से अंदर आ गया। कस्टमर एक्सपीरियंस है जैसे ही उसने कार पार्क की, बाइक पार्क की और आपके ऑफिस के अंदर के रास्ते की तरफ चला, गार्ड्स भी उसको बाहर मिले, उसको लोग भी उससे मुलाकात हुई, फिर वो अंदर आया, उसको एक ग्रीटर मिला जिसने उसको ग्रीट किया एंटर होते हुए, उसके बाद उसने आपसे सर्विसेज परचेज की, परचेज करने के बाद वो घर चला गया। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में घर जाने तक वो सेटिस्फाइड है या नहीं है? और वो दूसरों को भी रिकमेंड करने के जहन में है या नहीं है? क्योंकि आपके पास एक चांस आया था, कंपनी कहती है वो बंदा आया था, ऑफिस में पहुंचा, आ गया वो, आपने उसको एंगेज किया, आपने उसको प्लेजेंट फील करवाया कि और ऑनर्ड फील करवाया कि मैं इस ऑफिस में आया हूँ तो आई एम फीलिंग ऑनर्ड, यार दोबारा भी जाऊँगा। उसने कुछ लिया या नहीं लिया, ये सेकेंडरी चीज़ है। फिर जब उसने चीज़ें परचेज कर ली, वो सेटिस्फाइड हुआ और होने में भी 2-3 स्टेप्स हैं। क्या इतना सेटिस्फाइड हुआ कि वो वोकल हुआ? अच्छा। वोकल का मतलब है कि मुझे इतने अच्छे शूज़ लगे वहाँ पे जाके और उनकी सर्विसेज अच्छी लगी, शूज़ भी और सर्विसेज भी अच्छे लगे कि मैंने आपसे कहा मुनीबा आपको अगर ज़रूरत पड़े ना, जब भी, आई नो आपके शूज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2-3-4 महीने ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जाएगा, जरूर जाना। वहाँ के एम्प्लॉइज़ भी अच्छे हैं, एम्बियंस भी अच्छा है, लोगों का मिलना भी अच्छा है, ग्रीटर भी प्लेजेंट है और वो ठीक गाइड करते हैं और प्रोडक्ट भी अच्छा है। सो दिस ऑल मेक्स इट कस्टमर एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ वाई अब जो मॉडर्न है कॉर्पोरेट सेक्टर, वो कस्टमर सर्विस नहीं कहता, कस्टमर केयर नहीं कहता, वो कस्टमर एक्सपीरियंस कहता है कि इस होल पूरे प्रोसेस को उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर ढाल दिया। दैट इज व्हाई जो बिजनेस सेंटर्स थे, फ्रेंचाइजीज थी, उनको भी अब कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर्स कहा जाता है। अच्छा। नो मोर फ्रेंचाइजीज, नो मोर बिजनेस सेंटर्स। एग्जैक्टली, मतलब हम बहुत सी अब उस पे लिखा होता है कस्टमर एक्सपीरियंस लिखा होता है, इसलिए लिखा होता है। ओके, नाउ आई गेट इट। एक्सपीरियंस करें और अगर आप चाहें मोबाइल्स वगैरह है तो आप खुद से एक्सपीरियंस करके भी देख सकें, आप खुद से चेक कर सकें।
So this is what it is. बहुत सी ऐसी फ्रेंचाइजीज आपको नजर आती होंगी आते जाते जहाँ पे ये कस्टमर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है. अच्छा खैर पहले तो हम देखते थे कि कस्टमर्स के लिए सिर्फ जो सर्विस सेंटर ही वाहिद जो टच पॉइंट्स हुआ करते थे. अब क्योंकि डिजिटल एरा है तो इसमें कितने किस्म के जो है ना टच पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम ही कस्टमर्स हैं ना, तो हमारे लिए कितने हो सकते हैं? बहुत सारे. जहाँ पर जिस मीन ऑफ कम्युनिकेशन से कस्टमर अपनी कंपनी को टच कर सकता है, टच पॉइंट इसलिए उसको कहते हैं, वो तमाम कस्टमर एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं. सच एज बिजनेस सेंटर और फ्रेंचाइज की तो आपने बात कर ली. कॉन्टैक्ट सेंटर्स, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट सेंटर, इसको भी पहले कॉल सेंटर कहा जाता है. एग्जैक्टली. नाउ दे आर कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट सेंटर. यानी आपने ईमेल के जरिए या कॉल के जरिए उनको कॉन्टैक्ट किया, एक कनेक्शन आपका डेवलप हुआ, तो वहाँ पर भी आप उसको देख तो नहीं रहे. तो वो वॉइस के जरिए आपको कर्टसी के साथ और प्रॉपर नॉलेज के साथ अपडेट कर रहा है. सो दैट इज अनदर टच पॉइंट. फिर आप ईमेल्स करते हैं, उसका रिस्पॉन्स आता है, कुछ ऑटो जनरेटेड होते हैं, कुछ में ह्यूमन उसमें ऐड किया जा रहा होता है. फिर फैक्सेस अब कम हो गई हैं, लेकिन फैक्सेस के जरिए भी हुआ करता था. उसके बाद जब से ये रेवोल्यूशन डिजिटल जैसे आपने जिक्र किया है, तो व्हाट्सएप के जरिए अब आप देखें बहुत सारी वेबसाइट्स पर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया होता है. एग्जैक्टली नंबर दिया होता है. समटाइम्स सिर्फ आइकन बना होता है, आप क्लिक करते हैं और यू स्टार्ट चैटिंग. और वहाँ पर आगे कई जगहों पे तो बोट्स हैं, रोबोट्स कहना चाहिए, वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहीं पे एक्चुअल भी बैठे हैं. सो वो भी एक टच पॉइंट है. तो कस्टमर जहाँ पर एक्सेस कर सके किसी भी कंडीशन में, आपको यूएन नंबर के जरिए, मतलब अब सिर्फ आपको उनके सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, अब आप घर बैठकर भी आप फोन के थ्रू भी कस्टमर सर्विसेज ले सकते हैं. वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं, मैसेज के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए जो ऑटो जनरेटेड समटाइम्स आते हैं, और उसमें भी इंटरेक्टिव होता है समटाइम्स. बल्कि एक हमारी कंपनी है, टेलीफोनिक कंपनी, उसमें तो उन्होंने नंबर दिया हुआ और ऑटो रेस्पॉन्स है, व्हाट्सएप नंबर है. आपको कंप्लेंट है, आप ऊपर अपना नंबर लिखते हैं, सेंड करते हैं, आगे आ जाता है कि किस तरह की कंप्लेंट है आपकी, फोन से रिलेटेड है या एसएमएस से रिलेटेड है या इंटरनेट से. तो यू पिक 1 2 3, अब 3 करते हैं, उसका आगे फिर लिस्ट आ जाती है. सो यू लॉन्च योर कंप्लेंट. दैट इज योर कस्टमर एक्सपीरियंस एज वेल. कि अगर विद इन द गिवन टाइम फ्रेम इशू रिजॉल्व नहीं होता, दैट्स बैड कस्टमर एक्सपीरियंस. ओके, सो दीस आर द टच पॉइंट्स. ये उनके टच पॉइंट्स हो सकते हैं. अच्छा, दूसरा जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि इसको बैकबोन कहा जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर की, क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या वजह है या ऐसा क्या है इसके अंदर कि इसको बैकबोन कहा जाता है? अब देखिए, हमने बात की थी सेल्स को कमाऊपूत कहा जाता है. कमाऊपूत कहा जाता है. जो HR है वो आपके जो इंटरनल चीजें हैं, ऑपरेशंस को मैनेज कर रही होती है. मार्केटिंग, उसको हमने बात की थी कि मार्केटिंग का काम है कि कस्टमर को दुकान तक लेके आना, ऑफिस तक लेके आना. सो ये वाले अपने अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, और ये कमाने के एक कमा रहा है और कुछ रेवेन्यू को जो क्या कॉस्ट सेविंग कर रहा है. कस्टमर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है कि कहा जाता है कि अगर आपका एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, यानी जो हमने बात की एक्सपीरियंस की, किसी भी लेवल पर, पार्किंग में उसका झगड़ा हो गया, सेंटर पे आके उसका कोई फड्डा हो गया, उसका काम नहीं हुआ, और आपने कुछ चीज़ सेल की, वो घर चला गया और वहाँ पर जाके नहीं चली. इस पूरे एक्सपीरियंस में अगर एक डिससेटिस्फैक्शन है, वो 10 लोगों को वोकली बताएगा, वो बात करेगा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं. सो लेकिन एक सेटिस्फाइड कस्टमर 3 को लेके आता है अपने साथ. अच्छा. सो अगर आप एफर्ट करते हैं, ये देख सकते हैं कि नेगेटिविटी कैसे फैलती है और ज्यादा फैलती है. जी एग्जैक्टली. तो वो हम ऑब्जर्व भी करते हैं डेली बेसिस पर. इससे हमें ये पता चलता है. जी. और आप देखें सोशल मीडिया के जरिए एक होता है टैग, इसीलिए तो आप देखें तमाम बड़ी कंपनीज ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप उनको टैग करते हैं कि इनकी सर्विसेज पैथेटिक है, वो फौरन उनका कोई एजेंट राब्ता करता है कि जी हमें बताएं कि क्या मसला है आपको. और वो इंश्योर करता है कि आप पब्लिक नहीं बताएं, वो कहता है हमें इनबॉक्स करें. ट्रू. क्योंकि वो वाली बात फिर पब्लिक में फैलेगी तो उनकी कंपनी की रिप्यूट खराब होगी. सो बैकबोन ये इसलिए है कि अगर कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता है, कस्टमर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ की अच्छी ट्रेनिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि आपने किस तरह कस्टमर को सेटिस्फाई करके उसको खुश करके भेजना है, तो वो हर सेटिस्फाइड कस्टमर 3 नए लोगों को लेके आएगा. ये सेल्स का बंदा भी नहीं कर सकता, मार्केटिंग वाला भी नहीं घर से उठा के लेके आ सकता लोगों को, HR वाला भी इंटरनल स्मूथ प्रोसेस करने के बाद ये काम नहीं कर सकता, एडमिन वाला इंटरनली नहीं कर सकता. कस्टमर एक्सपीरियंस के एम्प्लॉय के हाथ में ये चीज़ है कि वो या तो आपकी कंपनी का सत्यानाश कर दे, एक को डिससेटिस्फाई करके 10 को निकाल देगा सेटिस्फाइड कस्टमर्स को, और या फिर आपको वो ऊपर खड़ा कर दे. दैट इज वाई मैं कोट करूंगा, डेविड रैंस है एक कस्टमर एक्सपीरियंस गुरु उनको कहा जाता है. हमने खुद उनसे ट्रेनिंग ली हुई है, बड़े अमेजिंग प्रोफेशनल.
وہ کہتا ہے کہ آرگنائزیشنز میں جو ایک ہیرارکی مطلب پروموشنل ہیرارکی نہیں, مینیجریل وغیرہ نہیں, کسٹمر کے کانٹیکسٹ میں کہ پروڈکٹ کیسے ڈیولپ ہونی ہے, کیسے اس کو ڈسپیچ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. کہتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ پہ سی اور اسٹریٹجی ہوتی ہے, آخر پہ ہوتا ہے کسٹمر. دیٹ از وائی کمپنیز فیل, کیونکہ وہ آخر پہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کسٹمر کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے. اس کو جو کمپنیز الٹا کر دیتی ہیں, پہلے کسٹمر ہوتا ہے, پہلے کسٹمر, سی او اینڈ پہ ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی, دیٹ از وائی آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, پہلے کسٹمر فرسٹ کی ایک پراپر ڈرائیو ہوتی ہے. آپ کئی بزنس سینٹرز میں دیکھیں گے تو وہاں پہ بنٹنگز لٹکی ہوئی ہوتی ہیں, کسٹمر فرسٹ, سروس اسمائل اور یہ والی چیزیں ساری وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ کسٹمر ہیز ٹو بی فرسٹ. تو وہ کہتے ہیں سی اوز بھی, جو ذہین سی اوز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی کسٹمرز ہی ہیں, انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں, ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں. تو اگر کسٹمر سیٹسفائیڈ ہے تو آپ کی یہ بیک بون تگڑی رہے گی اور آپ کا جسم کام کرتا رہے گا. اگر نہیں ہے تو کولیپس ہو جائے گا. لیکن اس بیک بون میں کچھ کوالٹیز بھی تو ہونی چاہیے نا, پھر یہ تگڑی رہ سکتی ہے, ورنہ تو یہ کولیپس ہی کرے گی خود بھی, اور جو پوری باڈی آپ کی کولیپس کرے گی. تو کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ان میں 2-3 بہت ہی اہم کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. ٹاپ آف دی آل, جس کو آئی اسکول کہا جاتا ہے, ٹھنڈا دماغ. آئی اسکول, جی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فرنٹ اینڈ امپلائی ہے یا کوئی بھی کسٹمر ایکسپیرینس امپلائی, آپ کے پاس کسٹمر 60% غصے میں ہی آئے گا. کوئی کمپلینٹ لے کے جو ڈسسیٹسفائیڈ ہے وہ غصے میں آئے گا, تو اس کو پرسنلی نہیں لینا. آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے اپنے اوپر نہیں لینا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کمپنی کے پروڈکٹ کی وہ برائی کر رہا ہے, آپ کی نہیں کر رہا, تو ڈونٹ گیٹ پرسنل. تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ انسیٹسفائیڈ ہے, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ میرا دوست بن جائے گا, اور یہ آئندہ میری سیل بڑھائے گا, میرا کام کمپنی کا بڑھائے گا. سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی کرٹسی پر فوکس ضرور کریں. نمبر 2, اس کو ہم کہتے ہیں ایکوریسی. پروڈکٹ نالج کے بارے میں, یعنی میں آپ کے ساتھ جتنی مرضی ہنس کے بات کر لوں اور آپ کو یہ بتاؤں اس میں کافی ہے اور چائے نکلے, تو وہ میری اسمائل کبھی کام نہیں کرے گی. سو دوسری چیز ہے پروڈکٹ نالج اور سسٹم ہینڈلنگ, کہ آپ کو سسٹم میں کرنا آتا ہو. کرٹسی اینڈ دس ایکوریسی, ان دونوں کو اگر آپ امپروو کر لیتے ہیں. اینڈ ود تھرڈ, اپڈیٹ یور سیلف آن اے ڈیلی بیسس. جیسے ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو رہی ہے, آپ کا نالج اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے اپنے کمپٹیشن کے لحاظ سے, کہ آپ کے کمپٹیشن میں جو کمپنیز ہیں وہاں پہ کیا نئی چیزیں چل رہی ہیں. اگر آپ یہ 2-3 چیزیں کر لیتے ہیں تو یو ول بی میچ لیس, آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. اچھا, دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ کسٹمر ایکسپیرینس والے امپلائیز ہوتے ہیں نا, انہیں پوری کمپنی کی جو غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, انہیں سزا ملتی ہے. ایسا واقعی ہے؟ ان کی فیلنگ تو یہی ہے, مجھے اتنا سا ہو گیا وہ میرے حال سے وہ زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ ان کی جسٹیفائڈ کیسے ہے. سیل نے کوئی گڑبڑ کر دی اگر, تو کسی بھی پروڈکٹ میں غلط سیل کر دی, غلط پروڈکٹ بیچ دی, وہ کسٹمر لے کے آئے گا کسٹمر ایکسپیرینس کے پاس. ایگزیکٹلی. مارکیٹنگ نے غلط چیزیں اناؤنس کر دی, اتنے فری منٹس اور اتنی, اور وہ نہیں ان کو ملے, وہ انہی کے پاس آئے گا. کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسٹمر فیسنگ چیز پچھلے جس ڈپارٹمنٹ نے کی ہے, کمپلینٹ ان کے پاس آئے گی. تو وہ بیچارے صحیح چیختے ہیں کہ ہمیں غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بٹ دس از یور جاب ڈسکرپشن, آپ کو اسی لیے ہائر کیا گیا ہے, اس لیے آپ فرنٹ ڈیسک پہ ہیں نا, فیس آف دا کمپنی آپ. ایبسولوٹلی, دیٹ از دا رائٹ ورڈ ٹو یوز, فیس آف دا کمپنی آپ ہیں. تو اس پہ پریشان ہونے کے بجائے یا رونو کرنے کی بجائے یو شوڈ فیل آنرڈ کہ ٹھیک ہے جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں غلط وہ کر رہے ہیں, یو ہیو دا اپرچونٹی. اور میں ایسے بہت سارے منیبہ لوگوں کو جانتا ہوں, فرنٹ اینڈ پہ میں نے فرنٹ اینڈ پہ کام کیا, بیک اینڈ پہ کیا, کمپلینٹ ہینڈلنگ کی, کافی سارے یہ والے کام کیے. کئی لوگ پرسنل دوست بن گئے اچھی بڑی کمپنیز کے, کیونکہ ان کا ایشو بڑا سیریس تھا. آئی ریمبر ایک بلیک بیری کے نیا بلیک بیری آیا تھا, اب تو خیر ختم ہی ہو گیا, بالکل نیا آیا تھا. تو انہوں نے مجھے بلیک بیری دیا, اینڈ وہ امریکہ سے آئے تھے. تو اس نے آتے مجھے کہا کہ یو وانٹ ٹو پلے ود اٹ. تو میں نے کہا یس آئی ووڈ لائک ٹو, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی کہ کیا ہوتا ہے اس میں. دین آئی ایکسپلورڈ, اور اس کے ساتھ جب ہوا تو ہی بیکیم ویری گڈ فرینڈ آف مائن. پھر جب بھی ان کا چکر پاکستان لگتا تھا تو وہ کوشش کرتے تھے رابطہ کر کے کہ گفٹ لے آئے. سو یو کین انگیج آل آف دیم, یو کین بیکم ویری گڈ فرینڈس, اینڈ پیپل لائک ٹو بی یور پرسنل فرینڈس. سو اگر آپ یہ اسٹیٹس انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو فرنٹ اینڈ اور کسٹمر ایکسپیرینس میں آپ کی اسمائل اور آپ کی جو پروڈکٹ نالج ہے, that will help you a lot. لیکن اگر یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور بیچاروں کو ایک تو سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے, تو پھر ان کی سیلریز باقی لوگوں سے کم کیوں ہیں؟ مطلب اگر آئی ٹی دیکھا جائے, سیلز کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے, تو ان کے برابر کیوں نہیں, ان سے کم کیوں ہوتی ہے پھر؟ یہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کسٹمر ایکسپیرینس امپلائیز کی. بات یہ ٹھیک ہے, ان کا اگر ہم دیکھیں 3-4 طرح کی جو کمپنیز جب ہائر کرتی ہیں نا, اس میں 2-3 انہوں نے بیسکس رکھی ہوتی ہیں. سچ ایز, جیسے آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا ہے, وہ اسکلڈ لیبر اس کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک خاص طرح کی سرٹیفکیشن ہوگی تو ایک خاص طرح کی آپ کو جاب ملے گی. ملے گی. میری وہ نہیں ہے. اگر ایجوکیشن اور ایکسپیرینس
एजुकेशनल एक्सपीरियंस दोनों, तो मुझे वो जॉब ही नहीं मिलेगी। वेयर एज विद सिंपल BA, विद सिंपल FA, ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो कॉन्टैक्ट सेंटर्स में अपने पास इन लोगों को हायर कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उर्दू अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी है, तो हायर हो जाते हैं। इवन मुझे हैरत होती है कई लोगों से मिलके, 8वीं पास से एक लड़का मेरी मुलाकात हुई, 8वीं पास इस ज़माने में। अच्छा। इतने अच्छे अंदाज से वो अंग्रेजी बोल रहा था, अमेरिकन एक्सेंट में। तो और वो अमेरिकन कॉल सेंटर में सर्व कर रहा था, यानी उसकी ड्यूटी ही रात के वक्त होती थी, एंड ही वाज हैविंग वेरी गुड मनी। सो जो बुनियादी चीज़ जैसे आपने सवाल किया कि क्यों ये कम है, तो इसके 2 हिस्से हैं इस जवाब के। नंबर 1, जो स्किल्ड लेबर है, जिनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, जिनके पास एक खास तरह की एजुकेशन और उस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, और वो दे आर ब्रिंगिंग डॉलर्स टू द कंपनी, उनके पे स्किल ज़्यादा ही होंगे। दूसरा है सेल्स का बेसिक पे हम कभी ज़्यादा नहीं होती, उनके जो टारगेट्स के ऊपर पैसे होते हैं वो इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं। तो अब कस्टमर एक्सपीरियंस में पहले इसको कहा जाता था रेवेन्यू सेंटर, पहले नहीं कहा जाता था इसको, ये कहा जाता था कि इस पे कॉस्ट उठेगी। यानी जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनको तनख्वाहें देंगे तो जेब से कंपनी के जा रहे हैं। अब कंपनीज ने कर दिया है कि आप कॉस्ट नहीं, आप रेवेन्यू सेंटर बने, आप 2 तो 3 चीज़ें बेच दिया करें जो बिजनेस सेंटर्स पे पड़ी हुई हैं, आप उनके कस्टमर के पैकेज लगा देंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो सैलरी कम हो सकती है बट इंसेंटिव के साथ यू कैन अर्न गुड मनी। अच्छा, ये भी अर्न कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे हमारे मीडिया को कहा जाता है कि जी ये 4th पिलर है, ठीक है, हमारी रियासत का, हमारी स्टेट का। इसी तरह बिजनेस में कस्टमर एक्सपीरियंस को कहा जाता है कि ये 4th पिलर है, लेकिन ऐसा क्यों है? हालांकि कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो तो प्रॉफिट भी नहीं जनरेट कर रहा होता। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट जो ओल्ड फैशन कस्टमर एक्सपीरियंस है, जहाँ पर अभी तक कस्टमर सर्विस है, अच्छा, वहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि ये ये 4th पिलर बन के भी अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जिन कंपनीज में जैसे पोस्ट मॉडर्न कंपनीज हैं जो मॉडर्न ज़माने के साथ चल रही हैं, जिसमें मैं हाईलाइट करूँगा एक NPS होता है, नेट प्रोमोटर स्कोर। अच्छा। यानी वो गेज करते हैं कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। उन कंपनीज में ये बहरहाल बैकबोन है और 4th पिलर है, इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर की, क्योंकि ये वही बात जो हमने की थी कि ये रीढ़ की हड्डी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके पास कस्टमर के डायरेक्ट पेन पॉइंट्स हैं और डायरेक्ट रेजोल्यूशंस हैं। सो दैट इज़ वाई अगर जिन कंपनीज ने इस पर इन्वेस्ट किया है अपने एम्प्लॉयज़ पर और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया है, उसमें तो ये बिल्कुल 4th पिलर है। और उसमें एम्प्लॉयज़ भी अच्छा, टेक होम उनकी भी अच्छी है। जहाँ पे ये काम नहीं किया हुआ और उनको कॉस्ट समझ लिया है, वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे वो सफ़र कर रहे होते हैं। वो फिर कंपनी भी सफ़र कर रही होती है, इवन दो के बिल्कुल सफ़र करती है, क्योंकि वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जिन लोगों को हायर करते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, उनकी लुक एंड फील प्रॉपर नहीं होती, तो ऑफ कोर्स वो भी कंपनी भी सफ़र करती है। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि ना एक सवाल किया जाता है, या एक सवाल से परखा जाता है। वो सवाल क्या हो सकता है? कस्टमर एक्सपीरियंस को परखा जाता है, वो क्या सवाल है? जी मुनीबा, बड़ी मज़े की बात है। कस्टमर एक्सपीरियंस को गेज करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करवाएं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज होते हैं, कॉल्स होती हैं। लेकिन अब अगर आप देखें तो आप कई बैंक्स पे कॉल करते हैं तो आपको वो एक सवाल करते हैं कि क्या आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन हैं? तो 1 से 10 तक नंबर रेट किया जाता है। मैसेज भी आता है, समटाइम्स ईमेल्स भी आती हैं और कॉल पे भी पूछा जाता है और कॉल बैक्स भी आती हैं। अच्छा, वैसे ये करना चाहिए? अब ये इन्होंने कंपनीज ने सीख लिया है कि पूछ लेते हैं कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं जवाब देने में तो आप करें। सो ये इसलिए बेहतर है। अच्छा। क्योंकि हम भी तो फीडबैक देना कंपनी को। लेट्स से बैंक से अगर नहीं कर रहे तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो ये दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये बड़ा महंगा पैकेज होता है ये वाला। जी, ये वो इंपोर्ट करते हैं इस पैकेज को सारे को। तो सवाल ये है, जो की क्वेश्चन है कि क्या आप हमारी प्रोडक्ट्स अपने किसी दोस्त को रिकमेंड करेंगे? अच्छा। उसको 1 to 10 करें, रेट कर दें। 1 to 6 का मतलब है कि ये उसको नहीं करेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं है। जो 7 और 8 मार्क कर रहा है वो है कि सेटिस्फाइड तो है लेकिन किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। 9 और 10 वाले को कहते हैं हम प्रमोटर, यानी वो प्रमोट भी करेगा। So 9 और 10 has to be your ultimate objective. So that's the key question. ये की क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर आज हमने डिस्कशन किया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज हमने बात करना है कि क्योंकि ईद में थोड़ा सा टाइम रह गया है, बल्कि एक दिन ही रह गया। आज का दिन तो आधा गुजर गया और कल का दिन और परसों हमने ईद मनानी है। तो ईद के हवाले से कुछ तैयारियां भी होती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो है ना वो घरों में तैयारियां कर रही होती हैं, तो खाने पकाने की, दूसरा कि ख़ुद को किस तरह हमने खूबसूरत दिखाना है उसके हवाले से भी। तो आज कुछ ऐसी टिप्स हम आपको देंगे कि जिससे आप ख़ुद को जो है ना फ्रेश रख सकते हैं, अपनी स्किन को फ्रेश रख सकते हैं इस गर्मी के मौसम में भी। और आजकल वैसे भी वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हो चुके हैं। वाइटनिंग वो आईवी जो ड्रिप्स हैं वो लग रही हैं। इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इन अ लॉन्गर पीरियड, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा कि जो वाइटनिंग क्रीम्स लगाई जाती हैं, ब्लीच किया जाता है, इसके ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर महानूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेशियन भी हमारे वो हैं। तो डॉक्टर महानूर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मनीबा, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मानूर, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताएं ना कि एक दिन रह गया है ईद में, तो घर में रह कर इस गर्मी से भी हमने बचना है, दूसरा ईद पर भी हमने अपनी स्किन को फ्रेश रखना है, तो क्या क्या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये कि होम रेमेडीज़ थोड़ा मैं प्रमोट नहीं करती। अच्छा। क्योंकि लोग ओवरडू कर जाते हैं एंड दे डोंट नो कि हमारी स्किन का इशू क्या है। इशू के मुताबिक ट्रीटमेंट होगा, इशू के मुताबिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो लोग सोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, अपना इशू नहीं जानते। मिलाजमा वाले लोग भी समझते हैं कि हम मुंह पे वो दही और साथ में लीमू लगाने से बेहतर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह नहीं होता। घर में आप स्किन वाइटनिंग नहीं कर सकते, आप स्किन ब्राइटनिंग के ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं ईद से पहले, ठीक है। एलोवेरा अप्लाई करना ऑर्गेनिकली, उसके अलावा टर्मेरिक के साथ कुछ करना, लेमन के साथ कुछ करना अगर आपके फेस पे नहीं है। ये टिप्स तो एक तरफ, ये आपको खुद पता है आपको सूट करती है नहीं करती। मैं इन्हें रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आई समटाइम्स थिंक कि ऑर्गेनिक जो फूड है वो आप खाएं, वो आप लगाएं कोई एक मिकदार के अंदर, ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप नियर बाय एस्थेटिक क्लिनिक पे जाएं, डर्माटोलॉजिस्ट पे जाएं, हमारे पास आएँ, जो भी सारा करना है। आपको मैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बता देती हूँ जो आप ईद से पहले जल्दी जल्दी से लेंगे। तो ब्लीच जो कि किसी उसके कोई म्यार ही नहीं है कि उसने स्किन को कितना पील करना है, उसकी जगह आप जाके वो ट्रीटमेंट कराएं जो कि एक डॉक्टर की मिकदार है कि उसने कितनी आपकी स्किन उतारनी है कि ब्राइटनिंग और वाइटनिंग रिजल्ट्स आ जाएं। तो आप जाके सबसे पहले तो केमिकल पीलिंग कराएं, ठीक है। आप माइक्रोडर्माब्रेजन जो कि हाइड्रोफेशियल के अंदर आता है वो कराएं, ठीक है। आप हाइड्रोफेशियल करा सकते हैं, उसमें ब्राइटनिंग सीरम्स यूज़ होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा आप साथ में केमिकल पीलिंग का कॉम्बिनेशन लें, रियली गुड। तीसरा कार्बन लेज़र। कार्बन लेज़र पीको लेज़र के साथ किया जाता है, फेस पे कार्बन मास्क लगाया जाता है, जो आपकी सारी पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ होती है, चीक पे होती है, माथा फुली टैंड होता है इन 48 आवर्स। अच्छा, आपकी सारी टैनिंग फेस की रिमूव हो जाती है, साथ कोलेजन इंडक्शन हो जाती है। अब फेस पे कार्बन मास्क अप्लाई करके तो उसके साथ पीको करवा सकते हैं। रियली गुड कॉम्बिनेशन। कार्बन लेज़र कह सकते हैं उसे, स्पेक्ट्रा फेशियल, हॉलीवुड फेशियल के नाम से बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। मुख्तलिफ नाम है, काम वही है। उसके अलावा डर्मा प्लानिंग करा सकते हैं। डर्मा प्लानिंग की मिथ है, लोग कहते हैं जी मुंह पे बाल ज़्यादा आ जाएंगे। जी नहीं, वो सर्जिकल ब्लेड से 45 डिग्री के एंगल पे होता है, आपकी सारी डेड लेयर उतर के आपकी ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाता है। ये सारे मुनीबा ब्राइटनिंग इफेक्ट हैं। दो चीज़ें लोगों को आइडिया नहीं, कंफ्यूज करते हैं। अलग है और ब्राइटनिंग अलग है। ब्राइटनिंग वो है कि आपकी असली हालत जो टैनिंग से पहले, स्किन डैमेज से पहले थी, उसे ब्राइटनिंग कहते हैं। वाइटनिंग है अपनी टोन से लाइटर होना। अच्छा, ठीक है। और हमेशा असूल है पहले ब्राइटनिंग पे जाएं फिर आप लाइटनिंग पे जाएं, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आप आगे चलेंगे, आगे चल के आप आएंगे बीबी ग्लो फेशियल, एक आजकल बड़ा पॉपुलर है। बीबी ग्लो होता है नैनो नीडलिंग के साथ फेस पे ग्लो सीरम्स, ग्लो कॉकटेल इंड्यूस किए जाते हैं, दे आर वेरी गुड। वो भी 40 आवर्स के अंदर इफेक्टिव होता है। उसके वो सेमी परमानेंट मेकअपिंग के अंदर भी आता है। और आप तो इससे आपके क्लॉग जो पोर्स हैं वो क्लॉग तो नहीं हो जाते? बिल्कुल भी नहीं होते क्लॉग, राइट। ये बड़े अपर सर्फेस ऑफ
स्किन के इंडक्शन करती है। और इसके अंदर साथ में साल्मन डीएनए यूज़ होता है, कोरियन है बेसिकली सारा। साल्मन डीएनए यूज़ होता है, ब्राइटनिंग वाइटनिंग स्टेम सेल एम्प्यूल्स यूज़ होते हैं। तो ये आपकी स्किन के टेक्सचर को थोड़ा डिफर करता है, इसका पोर्स से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। ये कोई वो फाउंडेशन नहीं है जो हम रेगुलर लगाते हैं। अभी जो हमने लगाई हुई है ये स्किन के अंदर इंडक्शन का नाम है, राइट। उसके बाद एलईडी थेरेपी दी जाती है और वो आपकी स्किन में एब्जॉर्प्शन करा देती है। अब आते हैं वाइटनिंग पे। अच्छा, एक तो ये कि वाइटनिंग ओवर द नाइट अचीवेबल काम है ही नहीं, ठीक है। आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूटाथायोन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रॉपर अमाउंट ऑफ अल्फा ब्यूटेंस, ये सब लेना पड़ता है 2 से 3 टोन लाइटर होने के लिए। ओवरनाइट ये जो मुंह पे ब्लीच या 8 डर्मोवेट और क्लोबिडर्म मिला के स्टिलमैन के अंदर या आर्ची के अंदर आप मुंह पे लगा लेते हैं, वो वाइटनिंग नहीं है, वो आपका सिर्फ डैमेज है। अच्छा अब लेकिन ये जैसे अब इंजेक्शन चल रहे हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग के ग्लूटाथायोन के पता नहीं मेडिसिन्स भी लड़कियां खा रही हैं, प्रमोट भी किया जा रहा होता है सोशल मीडिया पे। दूसरा आईवी ड्रिप्स भी लग रही है वाइटनिंग की, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अब ये वाइटनिंग का टॉपिक है, ब्राइटनिंग हमने कवर कर लिया। ईद तक तो मुनीबा ये अचीवेबल नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि हाँ जी आप आईवी वाइटनिंग लगवाएं। आईवी वाइटनिंग के अंदर ग्लूटाथायोन और विटामिन सी का कॉकटेल मिलके लगता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बाकी फ्रियोलिक एसिड, अल्फा ब्यूटेन्स, ये कुछ केमिकल्स हैं जो साथ डलते हैं। अच्छा, केमिकल तो नहीं, एंजाइम्स हैं, ठीक है, मगर मैन मेड एंजाइम है। ये आईवी होती है जिनका लिवर फंक्शनिंग टेस्ट एक्यूरेट हो, जिनके रीनल फंक्शनिंग टेस्ट एक्यूरेट हो। जिन्हें कोई गुर्दों का मसला, जिगर का मसला नहीं है, वो बेफिक्र होकर ये लगवा सकते हैं। इसमें मूड एलिवेटर है, इसमें थोड़ी सी आपकी जो है वो फिजिक भी शेप में आती है। और आपकी स्किन पे एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। मेलानिन जो कि काला पिगमेंट है उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है, बट इसकी सर्टेन अमाउंट आपको लेनी पड़ती है। ओरल मेडिकेशन मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि आपका गट है, जो आपकी आंतें हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूटाथायोन की, और आईवी के थ्रू 100% एब्जॉर्प्शन रेट है। तो आप जो वो दवाई खा रहे हैं, मेरी नज़र में वो और कोलेजन शॉट, ये पैसे आप ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, मैं इनको नहीं मुनासिब समझती। आप आईवी लगवाएं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाए और एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर जाए और आप पे एफिकेसी शो करें। ग्लूटाथायोन आप मिनिमम भी 8 to 10 ड्रिप्स लगवाएं। हर ड्रिप 3 हफ्ते में इफेक्टिव होती है, मगर आप एक इफेक्ट लेने के लिए 15 डेज 1 वीक से 15 डेज के दरमियान आईवी शॉट लें अपना, चाहे ड्रिप्स बनवा के लें, चाहे डायरेक्ट आईवी शॉट ले लें। आपके डॉक्टर को बेहतर पता है आपने जिसके पास जाना है। और फिर 8 से 10 आप अपनी ड्रिप्स पूरी करें और बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स उसके आते हैं। रिजल्ट्स आपके 8 से 10 ड्रिप्स के बाद आपको विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले भी हो जाएंगे, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होंगे वो 8 से 10 के बाद। आप ब्राइटनिंग के लिए आईवी वाइटनिंग पे नहीं जाते, आप वाइटनिंग के लिए जाते हैं। और आपको वाइटनिंग जब चाहिए तो तभी आप जो है वो एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे, तो मिरर में आपको डिफरेंस नजर आएगा। आप किन लोगों को रिकमेंड करती हैं कि वो लोग करवा सकते हैं और उनके लिए बड़ा सेफ होगा ये? अच्छा, सबसे पहले मैं उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जो अपनी वजह से करा रहे हैं, सोशल प्रेशर की वजह से नहीं करा रहे। क्योंकि मेरा एक मैसेज है कि हर रंग खूबसूरत है, राइट। वी आर ब्राउन एंड आई एम प्राउड टू बी ब्राउन। हाँ, कुछ लोग हैं, सोशल प्रेशर बहुत है मुनीबा, सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत है। ख़वातीन का हमारे अवाम में जो वाइट कास्ट प्रेशर है ना, वो बहुत है। तो अब वाइट होने के लिए, वाइटनिंग टर्म मुझे वैसे ही नहीं पसंद, ब्राइटनिंग इसीलिए मैंने टॉपिक शुरू किया है, मगर एक टैबू है हमारे अवाम के अंदर वाइटनिंग का। हाँ, वो बच्चियाँ जिनकी शादी होनी है, जिनको प्रेशर है कि हम वाइटनिंग की तरफ जाएँ, वो लड़के जो कि जिन्होंने अपने हुलिया ही ख़राब कर लिया वह धूप में फिर के सन ब्लॉक के बगैर, उनके लिए, वो ख़वातीन जो फेस का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, उनका मूड भी डिप्रेस्ड रहता है, पोस्टपार्टम ख़वातीन, वो आके लगवाएं और उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा कि चले ये तो फिर लंबा प्रोसीजर होता है ना, ये लंबा, ये तो ये इफेक्टिवली नहीं है। दूसरा ये कि सीरम्स के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या सीरम्स यूज कर सकती हैं लड़कियां या लड़के भी, बिल्कुल कि अगर उन्होंने अपनी स्किन ब्राइट करनी है। तो एक तो प्रोसीजर्स के थ्रू, दूसरा स्किन केयर भी तो होती है ना, तो उसमें कौन कौन से सीरम्स यूज कर सकते हैं? ठीक है, सीरम में भी फिर ब्राइटनिंग है और वाइटनिंग है। ब्राइटनिंग के लिए आप जो है वो यूज करेंगे टॉप ऑफ द लाइन विटामिन सी है, जो कि हम ग्लूटाथायोन के साथ यूज करते हैं। ग्लूटाथायोन की क्रीम्स भी हैं, वो भी किसी हद तक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती हैं।
اس کے علاوہ آپ ایزیلک ایسڈ یوز کر سکتے ہیں, کیروٹینائڈز یوز کر سکتے ہیں, ALA جو ہے وہ اس کے بیسڈ ہوتے ہیں سیرمز, وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ریٹینوئڈز ہیں, فیریولک ایسڈ جنہیں عام زبان میں نیاسینامائڈ کہتے ہیں, بی کمپلیکسز جو ہیں, اس کے علاوہ بی کمپلیکسز کے علاوہ آپ ریٹینوئڈ میں یہ آرڈنری کے بڑے سیرمز پاپولر ہیں, لوکل بھی بڑے اچھے اس کے آلٹرنیٹیوز بنے ہوئے ہیں, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی اسکن برائٹننگ ہوتی ہے, وائٹننگ بھی کسی حد تک. وٹامن سی واحد سیرم ہے جو وائٹننگ کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے, بالکل لے کے جا سکتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ اس حد تک کرتا ہے. اوکے اچھا, لیکن جن کو سوٹ نہیں کرتا وہ کیا کریں؟ جیسے مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے, وہ ریٹینوئڈ پہ گزارا کریں, وہ ریٹینوئڈ پہ گزارا کریں, کیونکہ صرف آئلی اسکن ہے جسے وٹامن سی سوٹ نہیں کرے گا, یا کمبینیشن جن کے کلاگنگ ہے پور کی یا ایکنی, تو وہ ریٹینوئڈ کی طرف جائیں. ریٹینوئڈز بھی آپ کو جو ہے وہ وائٹننگ ایفیکٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہے, وہی ہمیشہ جب میں آتی ہوں ٹپ آف دا ٹائم دیتی ہوں, ہائیڈروکینون. آج تک دریافت کردہ جو پوری دنیا میں ایک ہی کیمیکل ہے ہائیڈروکینون, جو اسکن لائٹننگ کراتا ہے. اچھا رائٹ, اور وہ کسی سیرم کی فارم میں نہیں آتا, وہ صرف آپ کو 180 روپے کی ٹیوب کی فارم میں ملتا ہے, اور جو کہ ہمارے ملک میں اتنا ابیوز ہو گیا فیس پہ, اس کا ابیوزو یوز ہو گیا کہ وہ شارٹ ہو گیا. بٹ ایز اے ڈرماکوین وہ ابھی بھی آ رہا ہے. تو اگر آپ کے فیس پہ چھائیاں ہیں, ملازمہ ہے, ہائپر پگمنٹیشن ہے, پوسٹ برن سکن ہے, اس کا مٹر کے دانے جتنا استعمال مکمل چہرے پہ کیجئے, اور آپ کی پوری سکن لائٹننگ ہو جائے گی. آپ کی سکن 1 to 2 ٹون ڈاؤن جا سکتی ہے. اگر آپ نہیں اپنے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ سکتے, تو میرا تو یہی ہے کہ آپ ہائیڈروکینون لیں, مگر اس کا طریقہ میں بتا دوں. پہلے موئسچرائز کرنا ہے فیس کو, سینڈوچ میتھڈ, سینڈوچ بنانا ہے. نیچے والی بریڈ ہے آپ کا موئسچرائزر, بیچ میں آپ کا جو بھی بیلونی سینڈوچ ہے, چکن ہے, پی سائز آپ کا لگے گا ہائیڈروکینون یا ڈرماکوین. اس کے اوپر اگلا سلائز پھر موئسچرائزر کا. یہ کر کے آپ سکن لائٹننگ پہ جا سکتے ہیں. 3 مہینے میں آپ کا 2 ٹون فیس لائٹ ہو سکتا ہے, مگر اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا. اچھا, لیکن کیا اس کی کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ بالکل کمپلیکیشن ہے. اگر آپ ڈائریکٹ لگاتے ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ برن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ لوگ لگاتے ہیں تبھی برن ہوتی ہے. کانسٹنٹ یوزیج نہیں کرنا, 3 منتھ کرنا ہے, پھر سن بلاک لگا کے مینٹیننس کرنی ہے. رائٹ, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی سکن کو سن بلاک اس کے ساتھ ضرور لگانا ہے. کیوں؟ جو بھی سکن لائٹننگ کر رہا ہے نا منیبا, انسٹنٹ, اس کا مطلب یہ ہے وہ سکن کو پیل کر رہا ہے, اور جب سکن پیل ہوتی ہے تو وہ ایکسپوجر آف ریڈیشن اس کے لیے بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے کسی بھی اس طرح کا پروسیجر بھی اگر لینا ہے, یا کوئی ایسی کوئی اوپر لگانے والی آئنٹمنٹ بھی یوز کرنی ہے, کریم بھی یوز کرنی ہے, تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ آپ نے سن بلاک یوز کرنا ہے. تو ڈاکٹر ماہنور ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر ماہنور, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کرتے ہیں کہ عید سے پہلے کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے. تو اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.